सितारों की बात ना कर, मुझे सूरज का इंतजार है। अभी थोड़ी है रोशनी, मुझे उजालों का इंतजार है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रही है डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा और मैं हूं दामिनी भारद्वाज। हम आपको मधुर गीत तो सुनाएंगे ही, साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। जब हम दामिनी जल की बात करते हैं तो दर्शकों, जल की जब बात की जाती है तो एकाएक एक वाक्य हमारे जहन में आता है, वो है जल ही जीवन है। जी बिल्कुल। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें कहा जाता है कि हल्का गुनगुना पानी आप जरूर पिए, जिससे हमारे जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। आपकी जो हेडेक की जो समस्या रहती है वो भी उससे दूर होती है। और हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है तो भी हम उसे सबसे पहले जल के लिए ही पूछते हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए, अगर वो जल ही स्वच्छ नहीं है तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दामिनी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल मेघा, आपने बहुत सही बात कही। अगर हम बात करें सुरक्षित पानी की, तो सिर्फ पानी होना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सुरक्षित पानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुरक्षित पानी नहीं लेते हैं तो इसके कारण कई बीमारियां हमें हो सकती हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां, डिजीज़, बच्चों में इन्फेक्शन और बड़ों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए हमें कई कदम खुद भी उठाने पड़ते हैं और जो सरकार है उन्हें भी कई कदम उठाने पड़ते हैं। अगर हम बात करें आजकल की पानी की जो बॉडीज़ है उनके बारे में, अगर हम हिमाचल की बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा इतना नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से जो पानी के स्रोत थे वो भी दूषित हुए। कई वाटर बॉडीज जो है वो टूट गई। जो हमारे घरों तक पानी आता था वो भी जो है बहुत कम आने लगा, क्योंकि हमारी वाटर बॉडीज जो है टूट गई और साथ ही दूषित पानी हमें मिला। दामिनी, आपने कहा कि जो वाटर बॉडीज है, जो प्राकृतिक जल के स्रोत है, वो भी कहीं ना कहीं उससे दूषित हुए। तो सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो है क्लीनलीनेस की, कि आपको स्वच्छता अपने आसपास की, अपने जल स्रोतों को जो है स्वच्छ रखना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। घर के स्तर पर भी हम पानी को उबाल कर पी सकते हैं। फिल्टर हम यूज कर सकते हैं, जो आजकल आरओ बहुत प्रचलित है वो हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, ये सब जो इन्फेक्शन है इनसे हम बच सकते हैं अपने घर के स्तर पर भी। अगर हम देखें कि बच्चे जो है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर जो है अगर सेफ वाटर नहीं लेती है, साफ पानी नहीं पीती है, तो मदर को भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इन सभी से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए, उबालकर पानी पीना चाहिए, और अपने घर के स्तर पर हमें जो है पानी साफ करके ही पीना चाहिए। तो दर्शकों, इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उनसे हम आपका तारुफ यूं ऐसे नहीं करवा देंगे। एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आपको उनकी। শুনে ঝুরিয়ে লাড়ি সঙ্গিয়া মেরে জিওরি বাত ভারে জিওরি বাত কেথা কাটা হায় দিনড়ু বম্বে তো কাটাও দিনড়ু কেতে কোটিয়ে রাত শিমলে পড়ি জানি রাত। जी हाँ दर्शकों, आप जान ही गए होंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाटी रॉक स्टार दिलीप सिरमौरी जी। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन जो कि हिंदुस्तान का विश्वविख्यात एक चैनल है, जिससे हमारी संस्कार और हमारी परंपराएं जुड़ी है पूरी हिंदुस्तान की, तो दूरदर्शन के इस मैं प्लेटफॉर्म में आकर मैं खुद को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। अभी हमने और हमारे दर्शकों ने भी आपका टीजर देखा, अलका याग्निक जी के साथ आपका एक गाना आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज सुबह का भी समय है। सुबह का जो वक्त है वो अपनी ताजगी के लिए और अपने एक नई किरण के लिए, एक नए समय के लिए, एक बोल सकते हैं कि आप जिंदगी में एक नया करने का जो एक मिलता है इंसान को, वो होता है। तो आप हमारे दर्शकों की सुबह को और भी ताज़ा करने के लिए, रंगीन करने के लिए एक
अपना प्यारा सा गाना प्लीज जरूर सुना दीजिए। जी मेघा जी, सुबह तो प्रकृति का सौंदर्य है और एक खुले आकाश में, खुली हवा में पहली ताजगी, आपने बहुत अच्छा कहा। और हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले संस्कृति का हमारा उद्गम कहाँ से हुआ है? वो हुआ है देव संस्कृति से। हम देवभूमि के लोग हैं, हमारी देव परंपराएं सबसे ज़्यादा प्रखर हैं, उसी के आधार पर हमारी सारी जीवन की जो है शैलियाँ चलती हैं। तो लोक कलाएँ भी हमारी उसी पर आधारित हैं। तो सबसे पहले मैं अपना गीत अभी जस्ट लेटेस्ट एल्बम में से सुना रहा हूँ, और वैसे ट्रेडिशनल टाइप है ये। हो जेठी माए रेणुका गायणे गाना कण छा तालो, तालो तालो मेरी है भाणजिए गाना कण छा तालो। ओ जेठी माए रेणुका गायणे गाना कण छा तालो, तालो तालो मेरी है भाणजिए गाना कण छा तालो। ओ मेला आया परशुराम मारे करणे ढालो, ओ देहो आया परशुराम मारे करणे ढालो, ढालो ढालो मेरी ये भाणजिए मारे करणे ढालो। बहुत खूब दिलीप जी। अब हमने आपका इतना मधुर गीत सुना है, हम और ये भी जानते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है आपकी। तो काफ़ी लोग हैं जो आपको फॉलो भी करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से शुरुआत की अपनी प्रारंभिक, और शिक्षा कहाँ से आपने प्राप्त की? जी, शिक्षा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ही हुई है और मैं सिंपली एक ग्रेजुएट हूँ। और स्टार्टिंग में जो हमारा परिवेश है हिमाचल प्रदेश के गाँव का, तो हम लोग किसी देव संस्कृति से जुड़े हैं और हमारे आसपास का जो लोक नृत्य और लोकगीत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और हमारे माहौल में जब हम बचपन से होते हैं तो हमें किसी न किसी रूप से वो इन्वॉल्व करता है। जी। तो हम बचपन से ही उसके लोक कला जो हमारी होती है गांव की, आंगन की, उस कला में हम इन्वॉल्व रहते थे। और धीरे धीरे वो कब मंच की तरफ बदल गई इसका पता ही नहीं चला। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हम मंच की तरफ मुड़ गए, फिर थोड़ा सा मंचन हुआ, फिर बाहर के कलाकारों को देखते थे कैसे अपग्रेड कर रहे हैं खुद को और कैसे खुद को वो तराश रहे हैं। तो इसी तरह से सफ़र आगे बढ़ता गया और एक इंटरेस्टिंग दौर की तरफ हम चलते गए। जी दिलीप जी, जैसे आपने कहा कि गांव की जो संस्कृति है या लोक संस्कृति है और जो बाकी जो आर्टिस्ट है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली, लेकिन वो जीवन का वो कौन सा ऐसा क्षण था कि जहां आपको कंफर्म होगा कि मुझे जो है सिंगर ही बनना है, इसी लाइन में आगे जाना है? वैसे हर एक कलाकार का, किसी भी स्ट्रगल का, किसी भी फील्ड में हो, एक अपना अपना अनुभव होता है। राइट। और आज के दौर में मैं मानता हूँ कि सब लोग स्ट्रगल करके ही आगे आते हैं और आना भी चाहिए। स्ट्रगल का दौर कभी बाईपास नहीं होना चाहिए। आप एक इंस्पिरेशन की बात कर रहे हो, एक पॉइंट की बात कर रहे हो कि मुझे लगता है कि ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हो सकता है जो आपको करियर को डिसाइड करे। आई थिंक आपके मन में एक पहले से कुछ विचार चले होते हैं, कुछ रुझान चले होते हैं और कुछ आपका शौक डे बाय डे बढ़ता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, फिर उसके साथ सिंक्रोनाइजिंग होती है। अगर सिंक्रोनाइजिंग नहीं हो रही है तो आपका मन से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 100% बूस्ट नहीं होंगे आप। बूस्ट आप तब होंगे जब आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज होंगे। और ये मेरे साथ नहीं, हर कलाकार के साथ ऐसा होता है और उसको मन से अलग अलग प्रकार के अनुभव मिलते रहते हैं और इसी तरह से एक अंदर से आत्मविश्वास बिल्ड होता है। और फिर धीरे धीरे बहुत से स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ते गए हमारे हिमाचल में, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय से लेकर राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे मेले अपने हैं। यहाँ पर स्टेज की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे में प्रतिभा है तो हमें सुबह स्टेज मिल जाएगी। अगर तो धीरे धीरे ये एकदम कमर्शियली आप जब मोल्ड होते हो तब एक मन में आपको थोड़ा सा रिस्की पॉइंट लेकर चलने की एक ठान लेनी होती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात दिलीप जी आपने कही। अच्छा, आपने हारुल भी गाया गया है, तो हम अपने दर्शकों को वो क्लिप जरूर दिखाना चाहेंगे। भैया
दामिनी, मतलब इतना सुंदर जी। गाना है कि मजा आ गया। और क्या गाया है, और क्या वो वाद्य यंत्रों की जो आवाज आ रही है वो सुनते ही मतलब दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, इतने सुंदर नज़ारे, इतने सारे लोग नाचते हुए, खुशी का माहौल, ये कहाँ मिलता है सिर्फ हिमाचल में। बिल्कुल दामिनी। तो दिलीप जी, जैसे आपने अभी हमें बताया कि जो शुरुआत है वो हमें करनी पड़ती है, और हिमाचल में जो है स्टेज की कमी नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस उम्र में आपने शुरू किया था और किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी। मंच, जैसा मैंने कहा, ये एकदम आने वाली चीज़ नहीं है। बचपन से ही धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया है जी। और दशकों से के बाद एक कलाकार बनता है। वैसे तो एक जो रचनात्मक तरीके से अगर हम देखेंगे, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो एक स्पिरिट में होते हैं वो कभी भी सीखे नहीं जा सकते हैं, वो पहचाने जा सकते हैं। सिर्फ जब बच्चा छोटा है तो उसमें पहचाने जा सकते हैं कि उसमें क्या गुण है। इसीलिए डॉक्टर्स भी और अच्छे पेरेंट्स भी एक बच्चे को उसकी ऑटोमेटिक उसमें डालते हैं कि इसमें क्या निकल कर आएगा। तो धीरे धीरे से आप उसी फील्ड की ओर जाते हो जिस फील्ड में आपका बेसिक इंस्टिंक्ट्स आपके जहन में, आपके अंदर, आपके स्पिरिट में होती है। तो ये धीरे धीरे ही काम बना है और धीरे धीरे करके ही हमें मंच मिला है। लेकिन एक चीज़ बहुत अलग थी मुझ में, मंच मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब 100 तरह की अच्छाइयाँ, 100 तरह के पकवान, 100 तरह की मतलब अच्छी चीज़ें वहाँ रखी हो और एक तरफ मंच हो, तो मैं सब कुछ छोड़कर मंच की तरफ भागता था। बहुत जी। तो धीरे धीरे हमारे सफ़र की शुरुआत हुई। मेले बहुत अच्छे होते हैं, धीरे धीरे हम मंच की तरफ बढ़े और एक इंटरेस्टिंग जैसा पब्लिक के साथ हम इंटरेक्ट होते थे तो उसमें और मज़ा निकलता था। अगर हम बात करें लोकगीत की या हम बात करें आर्ट की, तो जो कला है वो चेंज होती है टाइम के साथ। हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, जो आर्ट है वो चेंज हो रही है, और जो लोगों का पर्सपेक्टिव है देखने का, सुनने का, वो भी बदल रहा है। बिल्कुल। दिलीप जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से चेंज हुआ है? मतलब आपको भी काफी टाइम हो गया, एक लंबा सफर आपने तय किया है, किस तरह का चेंज आप देखते हैं? मेघा जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये जी। और इस सवाल में हमारे जो आने वाले और कलाकार हैं उनको भी एक सीख है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश फोक इंडस्ट्री की बात है, मैं उससे जोड़कर ये सवाल देख रहा हूँ। आप जब हम छोटे छोटे थे तो पहले कैसेटें बिका करती थी। जी जी जी। और कैसेटें चला करती थी, टैप रिकॉर्डर्स होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, टैप रिकॉर्डर बंद हुए, फिर सीडी का टाइम आया। जी। फिर वीसीआर चलते थे, गांव-गांव में सीडी आती थी, उसमें रामायण महाभारत वगैरह सब कुछ चलते थे। और एक मतलब आपके हाथ में रिमोट आ गया, आप जितना चाहो देख लो। जो चीज़ हम दूरदर्शन में वेट करते थे कि यहाँ पर आज रामायण आएगी, महाभारत आएगी, वो चीज़ हमारे हाथ में कंट्रोल आ गया कि हम जब चाहें देख ले, जब चाहें इसको रिवाइंड कर ले। एक हनुमान जी ने अगर लात मारी है तो हम 2 बार देख सकते हैं, उसको 3 बार देख सकते हैं। ये दौर आया। उसके बाद एक और दौर आया जब हिमाचल प्रदेश की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पहाड़ी राज्य है। यहाँ की सुविधाएं कुछ अलग किस्म की थी। हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन बहुत वीक था, हमारे पास इंटरनेट बहुत वीक था। तो उस दौर पर मैं ध्यान खासकर लाना चाहता हूँ कि एक ऐसे दौर से हमारी इंडस्ट्री गुजरी जब पूरी इंडस्ट्री मेलों ने संभाली थी। यहाँ पर ना इंटरनेट होते थे, ना ही सीडी प्लेयर बंद हो गए, टैप रिकॉर्डर बंद हो गए। बेचारे जो छोटे छोटे काउंटर थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जैसे आप वॉच रिपेयरर हो गया, सीडी का रिपेयर करने वाले हो गए, सीडी प्लेयर के, और कैमरामैन हो गए, बिल्कुल बदल गए थे। बदलने वाला था दौर वो। और उस दौर में कोई प्रोडक्शन खास नहीं हो पा रहा था, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। जितने भी आय के साधन थे, जो कॉर्पोरेट या फिर स्पॉन्सर होता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। इंडस्ट्री उससे निकली 13, 14, 15 के बाद। 14-15 के बाद एक नया दौर आया जब यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हुआ और हमारे पहाड़ों तक सिग्नल पहुँचे। लैंडलाइन तो काफ़ी पहले आ गया था, ब्रॉडबैंड हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद डिजिटलाइज जो युग आया हमारा, इसमें एक इंडस्ट्री को अपग्रेड किया। जैसे हम अपडेट करते हैं फ़ोन को, बिल्कुल वैसे अपडेट हुए। और उससे छोटे कलाकार को, चाहे आप डांस में एक्सपर्ट है, चाहे आप छोटे गाने में एक्सपर्ट है, चाहे आप गाने के मीम बनाने में एक्सपर्ट है, आप मैसेटिव चीज़ बनाने में एक्सपर्ट है, अच्छी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया में, बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया डेवलप हो गया और हिमाचल प्रदेश लोगों में और पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में एक सिंक हो गया। हमारा भी प्लेटफॉर्म एक क्रिएट हो गया 2015 के बाद। तो ये दौर ऐसे ऐसे में हम देख रहे हैं। दिलीप जी, जो अभी दर्शक हमें देख रहे हैं वो ज़रूर आपसे और गाने सुनने की इच्छा रख रहे होंगे, तो एक गाना और हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जी। तो मेघा जी, गाने हमारे, ये जो अभी हारुल की बात आपने की थी, जो भी हारुल प्ले किया था, हमें, मेरा मानना ये है कि
कलाकार को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखना है, डांसिंग नहीं देखना है। अगर मेरे गाने में सब लोग डांस कर रहे हैं मंच पर तो इट डजंट मीन कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा प्रोग्राम। नहीं, मैं क्या गा रहा हूँ ये भी डिपेंड करता जी, है, बिल्कुल। मेरे गाने में क्या संदेश है, क्या भाव है, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम कला को एक साहित्य के तौर पर देखेंगे तो उसका जो मतलब पैमाना होता है मेजरमेंट का, वो बहुत ज़्यादा सटीक होना चाहिए। बेहद और खूबसूरत। जो हमारी संस्कृति है, देव संस्कृति, उससे जुड़ा होना चाहिए। जी। अगर संस्कार भाव नहीं है तो संस्कृति नहीं है, ना वो सांस्कृतिक है। इसलिए तो हारुल की बात हमने की थी, आपने बहुत अच्छा। हारुल क्या चीज़ है पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा टॉन्स नदी और पब्बर नदी का जो एरिया है आपका किन्नौर से लेकर और जमुना तक, इस एरिया में आर पार शाठी और पाशी रहते हैं। जी। शाठी पाशी यानी कि कौरव पांडव के वंशावली, वंशज। तो इसमें कुछ परंपराएं ऐसी हैं हमारी, चाहे वो मंदिर की है, चाहे वो पूजा की है, चाहे मंदिर निर्माण का इतिहास है, ये पांडवों से जुड़ी है क्योंकि यहाँ पर उनका वनवास रहा है। जी जी। जो हारुल आपने प्ले किया ये हमने उत्तराखंड में शूट किया है, उत्तराखंड जौनसार बाबर में शूट किया है, जो पहले रियासत सिरमौर हुआ करती थी। एक तरफ हम हिमाचल देख रहे हैं, उत्तराखंड बोलते हैं, दूसरी तरफ एक सांस्कृतिक प्रदेश हमारा अलग बनता है जो कि गढ़वाल, जौनसार, हमारा हिमाचल प्रदेश पूरा उसमें है और जाकर जम्मू तक है। एक गीत हमारा जम्मू से लेकर हिमाचल होता हुआ आपका गढ़वाल तक और नेपाल तक बल्कि सुनना जाता है। आज वही गाना हो जाए फिर। हाँ, तो एक गीत हमने पहाड़ की संस्कृति को और एक पहाड़ी बंदे को टौर में लाने के लिए बनाया था, वो आपके नजर कर रहा हूं। क्या देखे चोरिए तू ऐसे गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। क्या देखे छोरिए तू ऐसी गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। ओ लाखोरी हो खेती मारे से बोरे बगीचे, खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, बगीचे है और आत्मनिर्भर लोग हैं। इसमें ये है लाखोरी हो खेती मारे से बोरे बगीचे, भाग दे नहीं नौकरी छोकरी पीछे। लेना देना कुछ ना, लेना देना कुछ ना किसी और से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। क्या देखे छोरिए तू ऐसे गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। अरे बहुत खूब, ये गाना सच में इतना फेमस है कि इतने रील्स हम देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई इस गाने पर रील बनाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत खूब सर। बिल्कुल दिलीप जी, अगर हम बात करें लोकगीत की, हिमाचली गीत की, तो आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है, लोग हिप हॉप सुनते हैं, लोग बाहर का म्यूजिक, लोग ट्रांस बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो हिमाचली गीत जो है कम सुनते हैं। तो किस तरह से बचाव होता है, आपको क्या लगता है, किस तरह, कितना इम्पोर्टेंट है आजकल अपने लोकगीतों को सुनना? बहुत ज्यादा अहम सवाल है। देखिए, एक जो हमारा हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री की बात हमने की थी और एक शब्द और आया था अपग्रेडेशन की बात। जो हम लोक कलाकार हैं, हमारे लिए मैं क्या मान के चलता हूं कि मुझे क्या करना है, हमारा इस वक्त इंडस्ट्री को और एक अपग्रेडेशन की जरूरत है। हमारे थिएटर बंद पड़े हुए हैं, इट मीन्स कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं जी। हम जो कलाकार हैं हम ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे थिएटर बंद पड़े हुए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं 1-2 साल के अंदर अंदर थिएटर खोलूं, कुछ ऐसे प्रोडक्शन करें, मूवीज़ बनाएं बड़ी बड़ी और बहुत अच्छे लेवल पर, हम भी साउथ की तरह बॉलीवुड को टक्कर दें, एक फेयर हम एक्सेप्ट करें फाइट को और हम एक कंपटीशन को एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहला हमें एक चैलेंज लेना है, जिम्मेदारी उठानी चाहिए हमें कि हमारे पास जितने थिएटर है हम उसको दोबारा खोलें और ऐसी प्रोडक्शन करें, लोगों को थिएटर तक लाएं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम बड़े पर्दे पर 4K और 8K में निकाल कर एक अच्छा एक्शन के साथ, जब इतना ज़्यादा डिजिटलाइज है, हर तीसरा बच्चा, मेघा जी, दामिनी जी, देखिए यूट्यूबर है और बहुत अच्छे से रील बना रहा है, अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, अर्निंग कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर सक्सेस हिमाचल प्रदेश के हैं जिनकी लाखों में इनकम है। इट मीन्स कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकते हैं। तो हम इधर को देख रहे हैं, हम एक नए स्कोप की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन करनी चाहिए, गाने भी बड़े लेवल पर बनाने चाहिए और मूवीज़ के लिए बहुत अच्छे से हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी महीनों लग जाएंगे हमें उस पर वर्कआउट के लिए। और उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे और हिलवुड जो हमारा पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो जम्मू से लेकर जो मैं कह रहा हूँ हमारा एक सांस्कृतिक प्रदेश है, इसको हम बहुत प्रखर रूप से, बहुत दमखम के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। जी, आपका जो विजन है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है
और एक समय था दामिनी जब बच्चे कम सुना करते थे, लेकिन अब हमारे जो पहाड़ी सिंगर है वो इतने ज्यादा वेरिएशंस लेके आ रहे हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पे पहाड़ी गाना जरूर होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिमाचली संस्कृति को, हमारे कलाकार तो है ही, उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो हमारी पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। सर आपने इतने सुंदर सुंदर गाने दिए हैं जी हिमाचल को, और जिसको पूरे इंडिया के लेवल पे सुना जाता है, तो एक गाना हम अपने दर्शकों को और दिखाना चाहेंगे। इतना सुंदर गाना है, अभी कुछ समय पहले ही ये गाना आया है, और इस गाने के बारे में जरूर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी मेघा जी, दर्शकों को ये गाना बहुत पसंद आया। मैं दूरदर्शन हिमाचल के माध्यम से और इस नमस्ते हिमाचल के फॉर्मेट से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गाने में एक पोइट्री है जो मैंने और पंकज भाई ने बैठ के लिखी, स्टूडियो में बैठ के ही, और कि वो लड़की है वो किसी के लिए स्वेटर बुन रही है, और भाव इसका यहीं से है कि वो किसके लिए स्वेटर बुन रही है, कुछ छुपा रही है लेकिन छुपा नहीं पा रही है। तो हमारे इसमें लिरिक्स में, हमारे गीत में भाव होना जरूरी है। और साहित्यिक रूप से मैंने कहा, जो देखा जाए, अब देखो, चोरी चोरी कोस खिलागे, कोस खिलागे फोन सुन दे, किसके फोन सुन रही हो, कोस खिलागे शांति है स्वेटर बुन दे, किसके लिए स्वेटर बुना जा रहा है। तो ये एक गीत है। और एक इसके पीछे एक और चीज़ याद आ रहा है मुझे, हमारे पास कई प्रकार के चैलेंजेस होते हैं। राजगढ़ में हिसरमोर में शूट हुआ है गाना, ये पहले जिस गांव में शूट होना था, सुबह जब हम निकल रहे थे तो वहाँ सुबह डेथ हो गई, और इमीडिएटली हमने लोकेशन चेंज किया और दूसरे गांव में बात की जहाँ ये शूट हुआ है। और शेर जगह से यहाँ का नाम है, बहुत सुंदर जगह है, और मतलब इतना अच्छा सपोर्ट लोगों को मिला, सब लोग आके झूमे, इन्वॉल्व हुए। लोक संगीत तभी निखरता है जब गांव इन्वॉल्व होगा उसमें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब लोकगीत आप बनाते हैं, हिमाचली सॉन्ग आप क्रिएट करते हैं, तो किन चीज़ों से इंस्पायर होती है वो, किन जगहों से इंस्पायर होती है, क्या स्टोरी उसके बिहाइंड चलता है? जब आप बना रहे होते हैं सॉन्ग तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चलता है? जी दामिनी जी, ये बेसिक इंस्टिंक्ट में से एक चीज़ है जो आपने पूछा है। हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमने किस तरह की चीज़ पेश करनी है, और आप कितना अच्छा कंसंट्रेट करके गीत में जा सकते हैं। चैलेंजेस वही है, अगर आपको किसी फॉर्मेट पे खड़ा होना है, साहित्यिक रूप से अगर आपको सुदृढ़ रहना है, तो आपको विशुद्ध चीज़ों को लेकर चलना होगा। उसमें कोई भी आप ज़्यादा फुहड़ता नहीं कर सकते हो, फिर आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे, आप बहुत से प्लेटफॉर्म से स्किप आउट हो जाओगे। और अच्छी चीज़ बनाने के लिए आपका रूह नहीं बोलेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रहना है तो कल्चर नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड। जी बिल्कुल। तो हमें सांस्कृतिक रहना होता है, संस्कारिक रहना होता है, फिर अपने आप संदर्भ आपका अच्छा जुड़ जाता है। जैसे हमने ये पहाड़ी स्वैग बनाया था, क्या देखे छोरी ऐसे गौर से, इसमें एक रोमांटिक भाव भी है
कि वो एक इसका वीडियो नहीं बनाया हमने, अब बनेगा बहुत बड़े लेवल पर कि उसमें हम पहाड़ियों की एक टॉर है, लेकिन उसमें भी एक संस्कार भाव होगा जी। जैसे ये है कोस कैला की शांति, स्वेटर बुनदे। तो इसी तरह से गीत जब बनता है तो गीत में जो आपको जैसा लगता है, जो आपका फ्रेम है सोचने का, जो आपकी सद्बुद्धि है, वही आपको अच्छी दिशा देती है। जी। दिलीप जी, कहा जाता है कि हर कलाकार को मुंबई जाना ही पड़ता है या उसका सपना जरूर होता है कि वो मुंबई जाए। तो अभी जो स्टार्टिंग में हमने अपने दर्शकों को टीजर भी दिखाया और ये एक महीने पहले ये लॉन्च हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो मुंबई का सफ़र था किस तरह का रहा, और अलका याग्निक जी के साथ आपका गाना आ रहा है, अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी मेघा जी, ये बहुत बड़ा फॉर्मेट है दूरदर्शन और ये मंच बहुत बड़ा है, मैं बहुत अदब करता हूँ इस मंच की, और ये सवाल बहुत बड़ा है, गीत भी बहुत बड़ा है। तो पहले मैं अपने कुनिष्ठ महाराज का, श्री गुरु महाराज का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारी देवभूमि है, देवताओं के बिना, संस्कार के बिना हमारा कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जैसे मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा था, तो ये गीत एक अपग्रेडेशन के लिए एक स्टेप था। मैं इस पर बहुत सालों से ट्राई कर रहा था। मैं वीडियो सेगमेंट में नहीं आया था, ज़्यादा मैं ऑडियोज़ बनाता था, मैक्सिमम ऑडियोज़ है। अभी कुछ ही महीनों से मैंने वीडियो स्टार्ट किए हैं और हमने एक वर्कआउट स्टार्ट किया है बहुत अच्छे लेवल पर, अलग लेवल पर। तो मुझे कुछ मेरे अपने लिंक्स थे, मेरे अपने फ्रेंड्स थे जो मुझे नाटक के लिए और मुंबई से अपने छोटे छोटे कुछ पार्श्व गायन के लिए, जैसे मराठी मूवीज़ हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया, गाने के ऑफ़र आते थे जी। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे एक्चुअली अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने उनको कहा यार, मैंने कहा मैं यार आपके नाटक से मुझे नहीं लेना देना है, मेरा ये मतलब पार्ट नहीं है। आप ऐसा करें कि मुझे मुंबई की कोई बहुत अच्छी सिंगर चाहिए जो इंटरेस्टेड भी हो। तो उन्होंने कुछ मेरे को नाम दिए, नाम ले भी सकते हो, पलक जी हो गए, मोनाली जी हो गई, और कुछ मतलब ये नाम मुझे तब आते हैं जब उन्होंने दिए। उसके बाद यूट्यूब देखा मैंने, बहुत ज़्यादा हिट सॉन्ग्स हैं इनके, पर मुझे नहीं पता था कि ये हिट सिंगर्स हैं। कुछ 4-6 और नाम थे, और मोनाली जी को अभी समर फेस्टिवल आए थे तो मैंने उस वक्त देखा, मैं कहा वो तो बहुत ज़्यादा ब्रांड है बड़े। लेकिन मैंने उनको कहा, मैं कहा जिसको मैं नहीं जानता हूँ वो तो हमारे हिमाचली आधे भी नहीं जानते होंगे, 70-75 लाख में से 20 लाख लोग भी नहीं जानते होंगे। मैंने उनको कहा कि यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब थे, और हमारे लता जी थे, और अभी अलका जी हैं, शानुदा है, उदित जी हैं। मैं कहा इनमें से कोई आप नाम दें। तो उन्होंने 2 दिन बाद फिर फ़ोन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, आप किसको चाहेंगे। मैंने दबी जुबान से बड़ी हिम्मत करके अलका जी का नाम ले लिया। वैसे मतलब इतना बड़ा नाम है, मतलब जिनकी इंडस्ट्री अपनी है, पूरी दुनिया में विख्यात है, और महान गायिका हैं हिंदुस्तान की। मुझे लगा कि अगर ये सपना था, नाटी हमारे साथ गाएं, तो हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति गौरवान्वित होगा। हमारी संस्कृति के चाहने वाले सब बोलेंगे कि ना बहुत अच्छा प्रयास है कलाकार का। तो मतलब मैंने दबी जवान से बोल दिया मुझे अलका जी के साथ ड्यूट करना है। तो उन्होंने 30 दूसरे दिन फिर फ़ोन कर दिया, और बिल्कुल धीरे धीरे जो सोचा वैसा वैसा होता भी गया। हाँ, वहाँ थोड़ी सी, अगर थोड़ा विस्तार से बताऊँ तो थोड़ी सी वहाँ हमें भाषा को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आई थी, और वो सब सॉर्ट आउट हो गया। और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुणी हैं वो, तो मैंने जैसे आए वैसे पाँव छुए, नहीं पाँव नहीं छुए, उनका एक बहुत अच्छा हुआ था। मैंने बोला, मैं कहा मैं नहीं, पूरे हिमाचली आपको देवी मानते हैं, पूरे वैसे तो पूरा हिंदुस्तान मानता है। तो मैंने कहा ये समझे कि मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर हिमाचली टोपी पे बात आई, वो समझ नहीं पा रहे थे टोपी क्यों पहननी है। मैंने कहा मैम ये तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि टोपी पहननी ही पड़ेगी। सर का ताज है हमारे, सर का ताज है हमारे, हमारी पहचान है, संस्कृति की पहचान है। सिर ढक के चलना वैसे पूरे हिंदुस्तान की पहचान है, लेकिन पहाड़ में टोपी को एक देव संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया, जैसे पहनी उनके स्टाफ के लोग भी आ गए सारे, हमें भी फ़ोटो लेना। तो मैम को बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से हमारा ये दिलीप जी, आपका जो कार्य था अपने आप में बहुत सराहनीय है, और पहाड़ी संस्कृति में एक नया आयाम इससे जुड़ा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल दिलीप जी, अभी आपने बताया कि किस तरह से जो है आपने प्रयास किया और आप इतनी मेहनत करके आगे पहुँचे। हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से जब वो गाना बन रहा था तो किस तरह का रुख था उस टाइम, किस तरह का माहौल था और किस तरह का वातावरण था, और आपका एक्सपीरियंस अलका जी के साथ किस तरह का रहा? जी, ये कोई भी चीज़ नई बनती है जब, वैसे तो मतलब एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ इस वक्त डिस्कस हो सकती है, वहाँ तो वो चीज़ करनी पड़ती है। अब मुझे प्रॉब्लम ये थी, हमारा स्टूडियो पड़ता है अभी विकास नगर देहरादून में,
अर्पण स्टूडियो है, उसको जुबिन साहब ने, जुबिन नौटियाल जी ने उसका इनोग्रेशन किया था। जी। और अपना हमारे नरेंद्र नेगी जी का स्टूडियो है, जौनसार से हैं, तो वहाँ से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि अलका जी स्टूडियो आए, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जी। और क्योंकि वो शी इज़ नियर अबाउट 60 और उनकी अपनी कुछ मतलब समस्याएं भी होती है, तो फिर हमने यहाँ पर एक म्यूज़िक का एक सैंपल बनाया, जिस पर पूरा एक सैंपल बनाने के बाद उन्होंने हमको मुंबई बुलाया, फिर उनके ही स्टूडियो में हम वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया और फिर वहाँ पर बाकी काम हुआ। हमारा वोकल, मेरा और मैम का वोकल वहीं हुआ, अलका जी का। पहाड़ी भाषा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने फिर वो देवनागरी में उनको लिख के जी, हम दिया। वही जानना चाहेंगे कि अलका याग्निक जी अपने आप में बहुत बड़ी सिंगर है, 3 दशकों से वो गा रही है और सभी उनको सुनना पसंद करते हैं और उनके साथ मिलना और काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो बहुत सी भाषाओं में उन्होंने गाया है, लेकिन कैसे आपने पहाड़ी में कैसे वो चीज़ें की, वो कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, जैसे मतलब आप इंडस्ट्री का जो एक शूटिंग फॉर्मेट होता है, शूटिंग फॉर्मेट ये होता है, अगर डायलॉग चाहे वो बंगाली में है, चाहे वो साउथ में है, चाहे इंग्लिश में है, लेकिन आप अगर हिंदी जानते हो तो देवनागरी में लिखे जा सकते हैं। तो उसी फॉर्मेट से हमने इसको टाइप करके उनको बड़े बड़े लेटर्स में हमने A4 साइज में अच्छा सा उनको लिख के दिया। फिर थोड़ी देर डिस्कशन हुआ, उन्होंने स्टार्टिंग की जो झुरी है इसके बारे में पूछा, ये क्या चीज़ है और ये गाने से अलग कैसे है, अनिबद्ध जिसको हम कहते हैं, ताल नहीं होती उसमें। फिर उनको मैंने बताया कि जैसे पंजाब में टप्पे चलते थे, हमारा ये सारा हिमाचल पंजाब था पहले, अभी 40-50 साल ही हुए हैं अलग हुए, तो झूरी होती है, गांगी होती है हमारा, और गोरखी होती है। ये सब हमारा उस टप्पे का ही एक प्रतिरूप है, जिसमें सवाल जवाब होते हैं आपस में, नोक झोंक होती है, उसमें घर के भी हो सकते हैं सवाल जवाब, उसमें लड़का लड़कियों का गांव का परिवेश भी हो सकता है सवाल जवाब, उसमें संस्कार भी हो सकते हैं हमारे, कैसे क्या कर रहे हो, शादी में विदाई भी हो सकती है, उसमें कैसे मेहमान आते हैं, वो नोक झोंक भी हो सकती है। तो ये एक झुरी है। तो वो सब चीज़ें बैठकर पहले काफ़ी समय तक डिस्कशन हुआ, फिर मैम को कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी पड़ी, बाकी उन्होंने फटाफट पिक कर लिया। बहुत खूबसूरत, इस पे हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक और गाना हमारे दर्शकों को सुना दे तो सुंदर हो जाए, बिल्कुल समा बन जाए। ये जो गीत लॉन्च हो रहा है अलका जी वाला, मैं खुद को श्रेय नहीं देता, हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री को श्रेय देता हूँ, जिसका मैं पुजारी हूँ और एक मिशन लेके चला हूँ कि हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री को रियलिटी में वर्ल्ड वाइड करना है, और इससे बढ़िया तरीका वो नहीं हो सकता है जो हम कर रहे हैं। ये गीत पानीरी टंकी है और ये 10 साल पहले हमने इसका ऑडियो बनाया था और हिमाचल के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर भाई परमजीत पम्मी जी के निर्देशन में बना था और भैरी स्टूडियो से बना था। इसका रीमेक हम वीडियो फॉर्मेट पे कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ संवाद थोड़े नए डाले हैं जो मैम को और डिफाइन करेंगे। कुछ उसमें कंटेंट रिजेम्बलेंस चाहिए था हमारे को, जैसे मैं हिमाचल का हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, वो मुंबई की एक नायिका का रूप दे दिया हमने, तो पहाड़ों ने छोरुआ और मुंबई की छोकरी का एक आपस में संवाद भी आएगा। तो ये गीत मैं कह रहा था कि 10 साल पहले बनाया था और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस इसमें मिला है, क्योंकि लोगों का ही गीत है, लोकगीत है। जब नया गाना आएगा तो हमारे दर्शक वैसे ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब आपने 10 साल पहले गाया था पानीरी टंकी, ये इतना फेमस है कि आज भी शादी ब्याह में आज भी चलता है, इसके बिना पूरी नहीं होती है शादी, इतना फेमस है पानीरी टंकी। तो ये जो आपने 10 साल पहले गाया था, तो वो हमारे दर्शकों को जरूर सुना दे आज। जी। और इसमें 1 लाख के आसपास रील्स बनी हुई है, इसके भी थैंक यू चाहता हूँ सभी का। बोलो सुने झुरिए मेरे जियोरी बातो हो के ता काटा है दिनड़ू कहते कोटे रातो। हिमाचल में जब गाया था तो मेरी को सिंगर वंदना जी हमीरपुर से है, वो कांगड़े तो काटा है दिनड़ू पौड़ी शिमले रातो। अब अलका जी इसको ऐसे गा रही है, वो बॉम्बे तो काटा है दिनड़ू शिमले पौड़ी जानी रातो। वो शुकीची और बनाने तखते, शुकीची और बनाने तखते, मिलना तो मिल छोरिए कल जाना रे पराए मुल्के, मिलना तो मिल छोरिए
कल जाना रे पराए मुल्क घड़ा भरी लेना धोई धोई के, घड़ा भरी लेना धोई धोई के, मैं ता मिलना नीति जो छोरुआ तू ता आए नहीं मुंह धोई के। पानी री टांकी हो भाई रामा, पानी री टांकी हो बैग माँ, बांकी हो भाई रामा बैग माँ बांकी हो। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत दिलीप जी। आपकी आवाज़ सुनते हैं तो मन करता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं और झूमते जाए। बिल्कुल बिल्कुल मेघा। अगर हम बात करें लोकगीत की तो हम जानते हैं कि लोकगीत में कई तरह की हम बातें करते हैं, कई चीज़ों का हम जिक्र करते हैं और कई वस्तु भी ऐसी है जिनका हम जिक्र करते हैं, चाहे वो बजाने की हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो या पहाड़ों की सुंदरता के बारे में बताना हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से जो इन सबको है इंक्लूड करते हैं, क्या कौन सी ब्यूटी को आप ज़्यादा बताना प्रेफर करते हैं और किस तरह से आप इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं? बहुत वाजिब सवाल है आपका। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हमारे साज है, आज अगर थोड़े बदले हुए लग रहे हैं या अपग्रेडेड लग रहे हैं, वो हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से हैं, लेकिन जो बेसिक हमारे साज है वो सारे के सारे देव वाद्य यंत्र है जी। चाहे वो हरणशिंगा है, हमारी करनाल है अलग अलग तरह की, हमारा नगाड़ा है, हमारा ढोल है जी। तो ये सब, जैसे हुलक भी होती है, इसमें हमारा डमरू के जो रूप आते हैं। डमरू का जिक्र आया है तो मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, शायद कोई कलाकार, कोई साहित्यकार ना करता हो या समय ना होता हो या संबंध नहीं होता है, कई बार सवाल का कंटेंट नहीं बनता है। देखिए, ये जो नाटी शब्द है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? हम लोग देवभूमि हिमालय के लोग हैं, हम हिमालय में रहते हैं, यहाँ पर शिव का वास है। जितने हमारे कुलिष्ठ हैं, जितने भी हमारे इष्ट देव हैं, वो सब शिव के रूप हैं। जी। और इतिहास काल में, वैदिक इतिहास में यहाँ पर नटराज का रूप हुआ करते थे। उस नटराज के नृत्य से नाटी शब्द का उद्गम हुआ है। नाटी शब्द का जो है हमारा निकला है नाटी शब्द, और इसीलिए हमारी नाटी में, हिमाचली गीत में नृत्य ज़्यादा होता है जी। हमारा गीत, हमारी नाटी नृत्य प्रधान है। और इंस्ट्रूमेंट पर वापस आ रहा हूँ, ये जो डमरू जैसे जैसे हुलक हो गया, ऐसे ऐसे और भी वाद्य यंत्र हमारे पास है, ये सब उसी महाशिव के, महादेव के सिंबॉलिक साज है। साज पर आपका सवाल था दामिनी जी, बहुत बढ़िया सवाल था। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है सारे वैदिक है, देव वाद्य यंत्र है, जिससे हम देवी देवताओं को खुश करते हैं, देव कला जिससे उत्पन्न होती है, देवताओं की पूजा होती है। और एक मतलब मैं अपनी तरफ से एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो हमारे हिमाचल और पहाड़ से बाहर के श्रोता जो देख रहे हों, दर्शक देख रहे हों, उनके लिए जब कोरोना काल चला था तो कुल्लू से एक देवता का एक भविष्यवाणी आई थी कि कोरोना बंद होना चाहिए, और कोरोना बंद हुआ जी। मैं कलाकार हूं, मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूं देव कला को, देव वाद्य यंत्र को। अभी की एक और उदाहरण बात करता हूं। एक हमारा हाटी क्षेत्र जनजाति घोषित हुआ है, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के लिए गया है। आई ऑल्सो बिलोंग टू हाटी। और हमारी माता भंगायणी पड़ती है हरिपुरधार में। माता ने आज से लगभग 8 महीने पहले, 8 या 10 महीने पहले उन्होंने बोल दिया था कि ये काम होना चाहिए, और एक मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा ये शक्ति का रूप है। देवी देवताओं के हिसाब से हिमाचल चलता है, और अगर हम देव संस्कार से बाहर आएंगे तो हमारा देवत्व खत्म हो जाएगा। हमारी संस्कृति ऐसी है, अगर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, चाहे हमारा मेहमान है, रिश्तेदार है, तो हमारे साथ गलत होता है। यही हमारा देवत्व है, हमारी सच्चाई, हमारी पहचान है, संस्कृति है। हमारा गीत, हमारा वाद्य यंत्र, सब कुछ देव परंपरा पर आधारित है। जी, बहुत खूबसूरत दिलीप जी। हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और आपका एक और गाना हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। तेरे लहंगे री काला लानी बाता, ओ अजब खाली शुक्र है हाथा। तेरा लहंगा जो पूछा गया बजारो दा, 10,000 देते बोले शुरुआत।
आप अपने अभी तक के सफ़र को किस तरह से देखते हैं? कला कोई सी भी हो, कलाकार का हमारी फील्ड है, तो जी हर व्यक्ति को अपनी अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल झेलना पड़ता है। मैं अपनी फील्ड को कैसे देखता हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत हैरानी वाली लगती है। जब भी कोई कलाकार इंटरव्यू दे रहा होता है या कहीं बैठा होता है, तो वो मतलब अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ लगता है। चाहे वो बच्चन साहब ले लो, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, लता जी का ये मानना था कि वो कभी दोबारा लता नहीं बनेंगी। जी तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारधारा का हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आप डर रहे हो, या आपको काम को इस तरह से करना चाहिए जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तो यू डोंट हैव एनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स, आप बेसिकली आर्टिस्ट हो ही नहीं हो। देखिए, मैंने छोटे छोटे काम, मार्केटिंग तक मैंने करी है, डोर टू डोर मार्केटिंग में कर चुका हूँ, काउंटर मार्केटिंग में कर चुका हूँ, दिल्ली में मार्केटिंग मैनेजर रह चुका हूँ, और बेसिकली आई एम सिरमौरी, मैं ठेकेदारी, मजदूरी सारा काम कर चुका हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ, लाइफ को इंजॉय करता हूँ। आने वाली पीढ़ी को आप सही बात बताइए। अगर मैं यहां से बड़ी बड़ी बातें करूं बहुत ज्यादा और फिर बाद में डरने वाला जैसा भाव बना दूं, तो ये क्या तरीका है? मैं मानता हूं कि कोई भी हर व्यक्ति, जैसे मोदी जी के लाइफ में था, वो चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, आज के जमाने में जो भी ऊपर उठा है उसने बेसिकली मेहनत ही की है। अगर दिलीप सिरमौरी की लाइफ में स्ट्रगल है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। हम जिस मर्जी लेवल पे हैं, आपके आसपास आपके बुजुर्ग, आपके गुरु, आपके पेरेंट्स, उनके सानिध्य में जरूर रहिए, वहीं से आपको शक्ति मिलेगी। हमारे गुरु, हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया है, आप अगर छोटे बनते हो तभी बड़े बनोगे। अगर आप शॉर्टकट में बड़े बनना चाहते हो, आप घबराओगे, आप तड़प जाओगे, आप लंबा नहीं चल सकते। आपके स्ट्रगल में जो है वाइब्रेशन हो जाएगी। आपका बेस, आपका आधार बहुत ज़्यादा सटीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रियल होना चाहिए। आप लाइफ को एंजॉय करते हुए चलिए। वो ऐसा कोई तरीका ना अपनाएं जिसमें शॉर्टकट हो, और मतलब एक उदाहरण अच्छे से सेट कीजिए। और जो मेरे को सिंगर्स है, मेरे लेवल के को सिंगर्स है, उनको मैं खास तौर पर बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली और रूडली बताना चाहता हूँ कि वो फेक ओरा क्रिएट ना करें। हमारे जो आने वाले सिंगर्स हैं उनको गुमराह ना करें। अगर वो बिना मतलब का फेक ओरा दिखा रहे हैं कि ऐसा है तैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो ओरिजिनल है। आपको ओरिजिनलिटी में काम करना है, बेसिकली काम करना है, ग्रास लेवल पर काम करना है। हमारी जो इंडस्ट्री है इस वक्त अगले अपग्रेडेशन के लिए तरस रही है। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी दामिनी जी, उस वक्त हमारे कल्चर के ऊपर बाहर का कल्चर भारी है। हमारा ट्रांस तक म्यूजिक चलता है, यहाँ पर बाहर का म्यूजिक चल रहा है, और म्यूजिक चलना चाहिए। इंडस्ट्री सबकी चलनी चाहिए। हिमाचल में मेहमान नवाजी सबसे ऊपर है। बाहर के कलाकार भी आने चाहिए, मेलों में भी जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर लग रहा है कि हम डाउन है तो हमें खुद को प्रूव भी तो करना पड़ेगा जी। बड़ी प्रोडक्शन कीजिए। अब हमने 10-12 लाख रुपए लगा रहे हैं इस गाने में, जी। बड़ा आएगा, डेफिनेटली बड़ा होगा जी। और हम मूवी बनाएंगे तो मूवी हम कम से कम 50 से 1 करोड़ के बीच बनाएंगे, 50 लाख से 1 करोड़ बीच बनाएंगे। हम चैलेंज को फाइट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि हमारे जो एडिटर है, वो जिससे बात चल रही है, ही बिलोंग टू साउथ इंडस्ट्री। जब वो हिमाचल में काम करेंगे तो कैसे क्यों नहीं अच्छा बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हमें बिल्कुल कलाकार, चाहे मेरे लेवल के हैं चाहे वो आने वाले हैं, उनको चाहिए कि बड़े कलाकारों चाहिए कि वो साफ बात करें और सच्चा उदाहरण दें। छोटे को चाहिए कि वो अच्छी बात और स्ट्रगल का रास्ता अपनाएं। जी। इतने सुंदर हमने लोकगीत सुने, इतनी सुंदर हमने वादियां देखी, तो एक देशभक्ति गीत सुनना तो जरूर बनता है। जय हिमाचल वीर भूमि, देश ने गुण गाया है। देश की आजादी में तूने अपना फर्ज निभाया है। जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय हिमाचल वीर भूमि, देश ने गुण गाया है। देश की आजादी में तूने अपना फर्ज निभाया है। जय हिमाचल, जय हिमाचल।